अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, देखो हमें सब पता है, ठीक है। बस एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट्स दे रखी है ना एग्जाम में वही आती हैं, तो हमें उन पर एक बार नजर मारनी है सर, ठीक है। उससे पहले मैं ये जो डायग्राम हमने बना रखा है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स के साथ। बट उससे पहले कुछ हम अपने आप से सीख लेते हैं। ये हार्ट दे रखा है, 4 चैम्बर्स है टोटल, 2 चैम्बर ऊपर है, 2 चैम्बर नीचे हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो बीच में हार्ट है, ऊपर लंग्स है और नीचे बॉडी है, ठीक है। अब जो राइट वाला एट्रियम था उसके अंदर ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में गया थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ब्लड लेके गई, ठीक है। जितनी भी ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर निकल रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है, वो सब की सब आर्टरीज है। जितनी भी वेसल्स वो टूवर्ड्स हार्ट जा रही हैं वो सब की सब वेन्स है, ठीक है। और इस समय एक चीज ये भी पता चलती है कि जो हार्ट से ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, और जो हार्ट तक ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो जितनी भी आर्टरीज है वो सबकी सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो आर्टरीज है, वो बॉडी तक जा रहा है और बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, CO2 तो चाहिए नहीं, बॉडी से आ रहा है CO2 लेके आ रहा होगा। तो जितनी भी आर्टरीज हैं जो हार्ट से आ रही हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होंगी, और जितनी भी वेन्स हैं वो सब की सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होंगी। बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है, बेशक वो आर्टरी है, बट उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेट होता है, फिर पल्मोनरी वेन उसे वापस लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो हमें बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि जितने भी ब्लड वेसल्स हार्ट से निकल रही हैं वो सबकी सब आर्टरीज हैं, जितनी भी जा रही हैं हार्ट की तरफ वो सबकी सब वेन्स हैं, ठीक है। और जनरलाइज फॉर्म में जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और जितने भी हमारे पास वेन्स होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है, हार्ट से निकल रही है। ये स्टेटमेंट कि जितने भी ब्लड वेसल हार्ट से निकल रहे हैं वो सब आर्टरीज हैं यूनिवर्सल है, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट ये स्टेटमेंट कि सब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ये यूनिवर्सल नहीं है, इसकी एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से छोटी छोटी कम डायमीटर की वेसल्स में पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आती है, लेफ्ट एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल डोर्सल अयोटा में ब्लड भेजता है, ये जो वेसल निकल इसको डोर्सल अयोटा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो वॉल्स आ गए, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में दो वॉल्स यहाँ हो गए, और दो वॉल्स हमारे पास वेंट्रिकल्स के हो गए, ठीक है। तो टोटल जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब जो देखो हार्ट है, ठीक है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है, बट पंप ही कर रहा ना, ये जितनी भी हमारे पास वेन्स ब्लड वेसल्स की हमने बात करी है आर्टरीज की, इनमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, एटीपी चाहिए, तो एटीपी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज हार्ट तक पहुंचना भी चाहिए। तो वो ब्लड वेसल जो हार्ट के सेल्स तक ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, उसका नाम होता है कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी साइनस नाम से पता चल रहा है, कोरोनरी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, CAD, जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स में होता है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है, जो नहीं डाउन सिंड्रोम में होता है, सॉरी, ठीक है। तो कोरोनरी नाम से पता चल गया हार्ट से रिलेटेड, तो वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की सेल्स ब्लड को सप्लाई कर रही हैं वो होती हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स या फिर कोरोनरी साइनस। अब वीना केवा क्या होता है, वीना केवा वो वेन्स होती हैं जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेकर जाती हैं, और हार्ट के कौन से चैम्बर तक ब्लड लेके आती हैं, राइट एट्रियम तक, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा जो हार्ट, समझ लो हार्ट यहाँ पे है, उसके ऊपर वाले जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे जो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है वो सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी। हार्ट से नीचे जितने भी बॉडी ऑर्गन से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है वो इन्फीरियर वेना केवा लेके आएगी, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और कोरोनरी साइनस हो गया। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। अब जो हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं, राइट वाली तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट वाली तरफ बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है।
इसे बेशक हम अपने ऊपर अपनी खुद की बॉडी पे ड्रॉ करके भी याद रख सकते हैं, पेन के साथ ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है लंग्स की तरफ, और वेंट्रिकल, ये जो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर एक वॉल्व होता है जो कि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वेंट्रिकल से बाहर उसके फ्लो को रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो उस वॉल्व का नाम होता है सेमिलुनर पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। और जो डोर्सल अयोर्टा और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है उसको बोलते हैं सेमी आयोर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो सेमिलुनर अयोर्टिक वॉल्व, तो ये जो वॉल्व्स हैं ये सेमिलुनर शेप के होते हैं दोनों के दोनों, इसीलिए इनका नाम सेमिलुनर लिखा गया, सेमिलुनर पल्मोनरी वॉल्व और सेमिलुनर अयोर्टिक वॉल्व, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है, बॉडी की तरफ ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। मान लो ये हार्ट है, ठीक है। बॉडी से ब्लड आ रहा है और बॉडी से ब्लड आ रहा है और बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हार्ट से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, और लंग्स से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो इस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाम से ही पता चल रहा है, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड और इंफॉर्मेशन रिलेटेड और पर्टेनिंग टू लंग्स, ठीक है। तो हार्ट और लंग के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल्स है उन वेंट्रिकल्स उनका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू एट्रियम, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है थ्रू बॉडी, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड की तरफ सप्लाई करता है। अब ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो बॉडी की तरफ ब्लड भेजता है, तो बहुत हाई प्रेशर के साथ पंप करता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है ना, जो बॉडी की तरफ ब्लड फेंक रहा है, ठीक है, उसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है। अब एज कम्पेयर टू एट्रियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो अगर जनरलाइज देखें ना, तो जो हार्ट है उसमें ये दो चैम्बर्स हैं, एक तो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक चैम्बर जो बॉडी से ब्लड रिसीव कर रहा है, दूसरा चैम्बर जो बॉडी की तरफ भेज रहा है, इन दोनों की वॉल्स बहुत थिक होती हैं, ठीक है, कंपेयर टू अदर एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम की वॉल थिक होगी एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम की वॉल थिक होगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होगी एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम, ठीक है। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में से किसकी वॉल ज्यादा थिक होगी? वेंट्रिकल की वॉल्स ज्यादा थिक होंगी, क्यों? क्योंकि इसको बॉडी की तरफ ब्लड भेजना है, ठीक है। तो ये पूरी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड में बॉडी में ब्लड जाएगा, ठीक है। अब जो आर्टरीज हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है वो आर्टरीज होती हैं। अब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू वेन्स, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे हार्ट से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ब्लड का प्रेशर भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। तो जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। इसीलिए जो हमारा राइट एट्रियम है जो बॉडी से ब्लड रिसीव करता है वो कम प्रेशर झेलता है या फिर फेस करता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ बॉडी की तरफ ब्लड भेजता है, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इससे हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आर्टरीज है ना उनका जो ल्यूमन होगा, मतलब जो उसकी जो ल्यूमन मतलब बीच की कैविटी जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा नैरो होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हम पाइप लेते हैं, पाइप का अगर हम मुंह दबा दें तो उसमें से प्रेशर बढ़ जाता है ना, पानी दूर तक जाता है, ठीक है, स्पीड से फ्लो होता है, ठीक है। तो सेम केस है, उसके अंदर जो उसका खाली स्पेस होगा जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ल्यूमन, वो थिन होगा या फिर बोले नैरो होगा एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि उसके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज का ल्यूमन नैरो होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। अब एक पॉइंट और एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है एनसीईआरटी में, इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो वॉल्स होते हैं वो आर्टरीज में होते हैं या वेन्स में होते हैं। तो जो वॉल्स होते हैं वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वॉल्स का फंक्शन क्या होता है? वॉल्स का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है।
खून वापस ना आ जाए, आगे ही जाता रहे, ठीक है, फ्लो मेंटेन रहे, इसका ये काम होता है वॉल्व्स का, ठीक है। तो जो आर्टरीज है उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा हाई रेट से ब्लड चल रहा है, ठीक है, तो उनको वॉल्व्स की ज़रूरत ही नहीं, बहुत हाई प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आता जा रहा है, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है वॉल्व्स की। बट जो वेन्स है, वेन्स तक पहुंचते तक ब्लड का जो प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो था वो धीरे हो गया, तो वहां पर चांसेस हैं कि जब बॉडी के नीचे पार्ट से हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड, तो हो सकता है ब्लैक बैक फ्लो हो जाए, ठीक है। तो वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं ताकि वहां पे प्रेशर कम है ना, ब्लड ज्यादा प्रेशर स्पीड से ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है, धीरे स्पीड हो गई है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, तो वहां पर चांसेस हैं कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए। तो स्टेडी रेट को मेंटेन करने के लिए और बीच में कोई भी एयर स्पेसेस, एयर बबल्स की कैविटी ना बन जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं ताकि ब्लड आगे बढ़ता रहे, ठीक है। अब एक चीज और है कि अब देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, और कैपिलरीज भी होती है तीसरी टाइप की, ठीक है। अब आर्टरीज और वेन के अंदर तीन तीन लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, सबकी अलग अलग कॉम्पोजिशन है, ठीक है। और आर्टरीज और वेन की ये है, और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट होती है कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो जो आर्टरीज की जो ट्यूनिका मीडिया है, देखो, आर्टरीज और वेन्स की ट्यूनिका मीडिया दोनों की दोनों स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती हैं, ठीक है। तो जो आर्टरीज की जो स्मूथ मसल सेल की लेयर है ना, वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू वेन्स। क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसका जो ल्यूमन है वो नैरो है, ठीक है। तो नैरो रखने के लिए उसे प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, आगे की तरफ पुश करना पड़ा है ताकि जो ल्यूमन है वो नैरो रहे, ठीक है। और पुशिंग मतलब फोर्स कहाँ से अप्लाई होगी? मसल्स के थ्रू ही अप्लाई होगी। तो जो ट्यूनिका मीडिया है ना, वो स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स में गैप जंक्शंस भी होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है याद रखने के लिए, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं, वेन का जो ल्यूमन है वो नैरो है, तो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर है वो कम है, ठीक है। तो वहाँ पर स्मूथ मसल सेल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। स्मूथ मसल सेल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से ल्यूमन नैरो हो जाता है और ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। बट आर्टरी में इसकी जरूरत होती है, वेन्स में जरूरत नहीं होती। इसीलिए एनसीईआरटी में ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट पे लिखा हुआ डिफरेंस कि जो वेन्स होती है उनकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। और जो वॉल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये थी हमारी इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने इसे किन स्टेटमेंट्स के द्वारा प्रेजेंट किया है। Heart, it has four chambers, two relatively smaller upper chambers, two relatively bigger lower chambers। बिल्कुल सही। अपर वाले जो चैम्बर्स है एट्रियम, वो स्मॉलर एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। थिन मस्कुलर वॉल इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल मतलब दो एट्रिया के बीच की जो वॉल है, ठीक है, उसे हमने इंटर एट्रियल सेप्टम किया, कहा वो थिन है, ठीक है। इट सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। दोनों एट्रिया को सेपरेट करने वाली जो वॉल है उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, और वो थिन है, ठीक है। बट वेयर एज थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बट जो इंटर वेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल्स के बीच की जो वॉल है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो थिक है, विच सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, ठीक है। अब इसने बोला जो इंटर एट्रियल सेप्टम था वो थिन था और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम था वो थिक था। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो इन दोनों हम चैम्बर्स का कंपैरिजन करें, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो इन दोनों की वॉल्स जो हैं वो थिक रहती हैं, ठीक है। और इनमें से भी जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल ज़्यादा थिक रहती है क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और जो एट्रियम है, ठीक है, वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए उसकी वॉल ज़्यादा थिक है ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। और जो एट्रियम है उसे तो सिर्फ ब्लड रिसीव करना है बॉडी से, उसे कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करना है? उसे वेंट्रिकल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। बट जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसे तो बॉडी की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, बॉडी तो इतनी बड़ी है, ठीक है। और आगे जाके जो कैपिलरीज है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो वहाँ पे भी प्रेशर बहुत मेंटेन रखना है। तो जो एक वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स थिक है एज कम्पेयर टू एट्रियम, जिसकी वजह से जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थिक है एज कम्पेयर टू इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है।
तो हम इसका कंपैरिजन एट्रियम और वेंट्रिकल की वॉल से भी कर सकते हैं कि जो वेंट्रिकल की वॉल है वो थिक है, इसीलिए जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थिक है एज कम्पेयर टू इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। अब ये तो हमने एट्रियम वेंट्रिकल के बीच की वॉल देख ली। अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल है दोनों तरफ के वो भी सेपरेटेड है, ठीक है, तभी तो 4 चैम्बर्स बनेंगे ना। और जो इनके बीच के सेप्टम है, ठीक है, वो थिक फाइब्रस टिश्यू के बने हुए हैं। जो हमने भी बात करी इंटर एट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये मस्कुलर लेयर के बने हुए हैं, मस्कुलर वॉल। और जो इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम वो थिक फाइब्रस टिश्यू के बने हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता, ठीक है, बस इतना याद। ये एनसीईआरटी में अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा ना तो पूछ सकता है कि जो इंटर एट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो मस्कुलर होते हैं नेचर में, और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। द ओपनिंग बिटवीन, ये बस हमें पता होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है, ठीक है, उसको हमने बाइकस्पिड वॉल बोल रखा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 कस्प होते हैं, ठीक है, ये बना रखा है, 2 चैम्बर्स होते हैं ना, 2 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे बना रखा है मान लो, ठीक है, सर्कुलर शेप का। और जब ब्लड का फ्लो होना होता है एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में खट करके खुल जाता है। अब इसको खोलता कौन है? मान लो ये ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे खट करके खुलेगा, ठीक है। तो इसे खोलने के लिए ना यहाँ पर एक फाइबर्स लगे होते हैं, कॉर्डे टेंडिनी। ये जो कॉर्डे टेंडिनी है, ये क्या करते हैं, ये जो बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। यही वॉल्स, ये जो कॉर्डे टेंडिनी है जो रेशे से हैं, ये अटैच होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल से, और यही इनकी ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि ये इनको, जैसे ये ऐसे था, ठीक है, इसको खोला तो इस वाली वॉल के साथ ये अटैच है और ये खींचते हैं, ठीक है। ये एक तो ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल के साथ अटैच्ड है, और दूसरा मसल की वेंट्रिकुलर्स की जो वॉल्स है उनके साथ अटैच है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इनकी तरफ प्रेशर लगाते हैं, खट करके खोलते हैं, इनको खींचते हैं तो ये बीच में गैप आ जाता है और जो वॉल है वो खुल जाता है। Opening between right atrium and right ventricle is guarded by walls, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है इज गार्डेड बाय वॉल्स फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर सैप। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच का जो वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स, द ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेयर एज बाइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व, जो बाइकस्पिड वॉल्व है which regulates the opening of left atrium and left ventricle, ठीक है, उसको हम mitral valve भी बोलते हैं। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसको हम मित्रल या फिर माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है जो कि लंग की तरफ जाती है। इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इज प्रोवाइडेड बाय सेमिलुनर वॉल्व, जिसको हम सेमिलुनर पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। और ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है इनटू डोर्सल एओर्टा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डोर्सल एओर्टा, एओर्टा क्या होती है, वो आर्टरी होती है एक टाइप की जो ब्लड से, जो हार्ट से निकलती है और बॉडी तक ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। तो जो ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है इनटू डोर्सल एओर्टा इज आल्सो गार्डेड बाय सेमिलुनर वॉल्स, ठीक है। 4 वॉल्स होते हैं, ऊपर वाले 2 हो गए, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व या फिर माइट्रल वॉल्व या फिर मित्रल वॉल्व, ठीक है। और नीचे जो राइट वेंट्रिकल है उससे रिलीज होता हुआ सेमिलुनर पल्मोनरी वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होता हुआ सेमिलुनर डोर्सल वॉल्व, सेमिलुनर एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। These 4 valves in heart allows flow of blood only in one direction, ठीक है। वॉल्व का मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेन काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ताकि ब्लड वापस ना जा सके। जैसे ही एट्रियम, जैसे मान लो हमारा जो राइट एट्रियम है उसमें ब्लड आया बॉडी से, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तब ये बीच का जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खुला होगा। बट जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस टाइम में जो
ट्राइकस्पिड वॉल्व है बंद हो जाएगा, ताकि ये जो ब्लड था ये वापस ना जा पाए। ठीक है, क्योंकि मान लो जो हमने राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजना था, तो ये भी जो चांसेस है ना कि वो, अगर जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो खुला रहता, तो ये भी तो चांसेस है कि वो वापस एट्रियम में आ जाए, राइट एट्रियम में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 वॉल्स हार्ट में है और वेन्स में वॉल्स होते हैं, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो इतना तेज होता है। ठीक है, ब्लड वापस जा ही नहीं सकता, बट वेन्स में आते आते ब्लड का फ्लो धीरे हो जाता है, तो वापस गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 valves in heart allow flow of blood only in one direction, that is from atrium to ventricle and from ventricle to pulmonary artery and aorta. ठीक है, these valves prevent any backward flow। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसी स्टेटमेंट से सवाल उठ जाएगा कि फंक्शन ऑफ वॉल्व्स इज डैश डैश डैश, 4 ऑप्शन दे देगा, आंसर यही जाएगा, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और वो एग्जांपल हमने बता दिया है एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसका फंक्शन एक्सप्लेन करते हुए। वॉल्व्स आर प्रेजेंट ओनली इन वेन्स, एब्सेंट इन आर्टरीज। ठीक है, इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। आगे चलते हैं, ये तो पिछली वाली स्लाइड का है, इसे हटा दो। हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, बिल्कुल सही। हार्ट ना ही पीछे है ना ही आगे है, याद रखने का तरीका। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका रीजन नहीं है, बस याद रखने का तरीका। हार्ट ना ही डोर्सल साइड पर है ना ही वेंट्रल साइड पर है, एकदम बॉडी कैविटी के सेंटर में है कि नहीं? तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, याद रखने का तरीका है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द कंप्लीट हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, द होल हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। बट अगर हम बात करें तो उसके अंदर नर्वस टिश्यू भी है। ठीक है, जो एसए नोड है और एवी नोड है वो ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, सिर्फ यही दो चीजें हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल है। बाकी जो बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर है ये सिर्फ और सिर्फ जो इम्पल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, जो ऑटो एक्साइटेबल नेचर है, कैपेसिटी है, वो सिर्फ 2 नोड्स के अंदर है, एसए नोड और एवी नोड। ठीक है, बाकी जो बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर है ये सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्लो के थ्रू। ठीक है, बट ये नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते। अब अगर बात करें इफ आस्क्ड, वैसे तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कार्डियक मसल है। ठीक है, क्योंकि मेजरली देखो ना, ऊपर ऊपर से देखो, हार्ट काम क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ना, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मसल है ये, अंडरस्टूड बात है। हार्ट पूरा धक धक कर रहा है, तो धक धक कैसे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, मसल में होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऊपर ऊपर से ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए, जो हार्ट है इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन देखें तो नर्वस टिश्यू भी है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारे नोड्स हैं, एसए नोड और एवी नोड, और एपिथेलियल टिश्यू भी है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि जो हार्ट की कवरिंग है उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। ठीक है, जैसे लंग की कवरिंग थी बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन, पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ठीक है, वैसे ही हार्ट की 2 बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको। ठीक है, जो लंग्स की कवरिंग थी वो भी बाई लेयर्ड थी, जो हार्ट की कवरिंग है वो भी बाई लेयर्ड है। ठीक है, और दोनों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, ताकि प्रेशर या फिर बोला जाए फ्रिक्शन कम हो पाए। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। कनेक्टिव टिश्यू तो हर जगह ही होना चाहिए, तभी तो 4 चैम्बर्स आपस में चिपक रखे हैं। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर दैन द वॉल्स ऑफ एट्रियम। वॉल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में भी पहले से बता चुके हैं, क्योंकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है तो ज़्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए उसकी वॉल्स भी ठीक होनी चाहिए, अगर ठीक नहीं तो वो बर्स्ट हो जाएगा। बट जो एट्रियम है उसका काम क्या है, सिर्फ ब्लड को रिसीव करना, उसे कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ भेजना, उसे तो जरा से चैम्बर वेंट्रिकल में ही भेजना है, बट वेंट्रिकल को आगे बॉडी में भेजना है, तो उसकी वॉल्स ठीक होनी चाहिए। ठीक है, बस ये हो गया इतना, हार्ट के जितने भी वेसल्स थी वो हो गया। अब इसके बाद हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखेंगे। ठीक है,